सो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर और जनरली इस रीजन के अंदर हम इन्वेस्टमेंट को एक टैबू सब्जेक्ट समझते हैं और इनफैक्ट जो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट है उसको गैम्बलिंग से रिलेट करते हैं या उसको नॉन शरिया कंप्लायंट बात करते हैं या हराम कहते हैं या इस तरह की बातें करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस तरह की मेंटालिटी के साथ चलेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग नहीं चल रही है, हर इन्वेस्टमेंट के अंदर गैम्बलिंग चल सकती है। अब सट्टे की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी सट्टा होता है ना, तो हर चीज़ में सट्टा हो सकता है, लेकिन आप जिस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अब प्रॉपर्टी का मसला ये है कि प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट की जो कंपैरिज़न है, मैंने उसके ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं। लेकिन अगर बात करें कि हम सक्सेस स्टोरीज़ की बात ज़्यादा करते हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने पाकिस्तान में हाल देखा हुआ है, बहरिया टाउन कराची का और इस तरह की बहुत सारी सोसाइटीज़ जिसके अंदर लोगों के पैसे डूबे हैं। लेकिन फिर भी हम यही समझते हैं कि प्रॉपर्टी इज़ मच बेटर इन्वेस्टमेंट देन द स्टॉक मार्केट और उसके बहुत सारे रीज़न भी हैं कि लोगों के पैसे डूबे हैं, लेकिन वही बात है कि डूबे तो प्रॉपर्टी के अंदर भी है ना। प्रॉपर्टी के अंदर आज कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदता है और लेट से 10 साल बाद 1.5 करोड़ की हो जाती है, तो उसको हम सक्सेस स्टोरी कहते हैं। लेकिन वो एट द सेम टाइम हम ये नहीं देखते कि 50 लाख का प्लॉट लेने के बाद हो सकता है वो ज़ीरो पे भी चला जाए, हो सकता है वो आपको मिले ना। इसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर जो अच्छे रिटर्न मिलते हैं वो 50 लाख को आपको लेट से मैं कहता हूँ 5 करोड़ पे भी पहुँचा सकता है 10 साल के अंदर। लेकिन हम उसकी बात नहीं करते। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में भी ऐसा हो सकता है कि 50 लाख के शेयर्स आपके 25 लाख के हो जाएँ। बिल्कुल इस तरह हो सकता है। इसलिए जनरलाइज़ नहीं करना चाहिए। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बेसिकली 4 मेथड्स की जो जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन चारों मेथड के अंदर जो 3 मेथड्स हैं, यानी कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ईटीएफ है, म्यूचुअल फंड है या इंडेक्स फंड है, हम इसके बारे में ज़रा डिटेल में बात करेंगे। इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है और जो चौथा पार्ट है वो डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें क्या-क्या आपके प्रोज़ एंड कॉन्स हैं डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के। तो बिफोर वी बिगिन इन द वीडियो, आप प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मैं स्टार्ट करता हूँ पहले डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स के अंदर। तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग ऑफ स्टॉक्स मैं समझता हूँ कि जो नए लोग बिगिन कर रहे हैं उनके लिए आई वोंट रिकमेंड कि आप डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। पहले आपको वो जो 3 मैंने अलग से बताए ना ऑप्शंस, उसके बारे में हम अभी अभी बात करते हैं। लेकिन जो लोग डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो एक ज़्यादा रिस्की ऑप्शन के अंदर जा रहे हैं और उसके अंदर आपको ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, ज़्यादा उसके अंदर टाइम लगाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप इन चीज़ों के लिए रेडी हैं, तो आप डेफिनिटली डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर जाएँ। लेकिन उसके लिए भी इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले, मैं रिकमेंड करता हूँ सबको कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर या इंडेक्स फंड के अंदर पहले 6-8 महीने, साल लगा दें, इन्वेस्ट कर दें थोड़ा-थोड़ा करके। और बाय द वे, कभी भी अपना लंप सम अमाउंट ना लगाएँ किसी भी इन्वेस्टमेंट के, जब तक आपको ना पता हो। तो अगर आपको लेट्स से आपने लगा दिया है 1 साल, 1.5 साल लगा दिए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर थ्रू म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स और इस तरह की इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपने अपना टाइम गुज़ार लिया है, फिर आप डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर जाएँ। डायरेक्ट स्टॉक्स का बहुत फ़ायदा होता है, उसके अंदर आपकी फीस कम होती है, आप खुद कंट्रोल के अंदर होते हैं, आपको पता होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन जस्ट इन केस अगर आपको समझ नहीं आती कोई चीज़, तो कभी भी डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर ना जाएँ। मैंने जिस तरह बोला कि इसकी फीस कम होती है, तो ब्रोकरेज के अंदर अगर आप कोई स्टॉक्स की ट्रेडिंग करते हैं तो 0.25 0.3% की तकरीबन कोई फीस लगती है आपको, जबकि म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इसकी एंट्री एंड एग्ज़िट फीस होती है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आपको डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर अगर आपको खोलना है अकाउंट, अब पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं। पहले हम सिर्फ वेब बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म्स देखते थे। मसला ये है कि अभी भी कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स, मैं नाम ले लेता हूँ, फिनपॉकेट वगैरह का, मैंने ट्राई किया उनसे अकाउंट खोलना, लेकिन उनके पास अभी तक आईओएस की ऐप नहीं आई है। तो मैंने कहा कि जब आईओएस की ऐप आएगी, क्योंकि मेरे पास आईफ़ोन है, मैं एंड्रॉइड यूज़ नहीं करता, पाकिस्तान गया हुआ था, मेरे पास कुछ एंड्रॉइड फ़ोन्स थे वहाँ पर, मैंने उनसे अकाउंट खुलवाया भी, खुल भी गया अकाउंट, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हुआ। फिर मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था, तो मैंने उसका एक ओवरव्यू लेना था, मैंने एक वीडियो भी बनानी थी उसकी, वो मैं बना नहीं पाया था। लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस अब आ गए हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं इस वक़्त नेक्स्ट कैपिटल की एक ट्रायल ऐप यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन उसकी कमर्शियल लॉन्च अभी नहीं है, वो मेरे ख्याल से दिसंबर तक होगी। तो इसलिए मैं उसके ऊपर भी वीडियो अभी नहीं बना रहा, क्योंकि वो नॉर्मली लोगों को कमर्शियली अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं, जो कि ऐप की बेसिस के ऊपर आपको अच्छे इंटरफेस की बेसिस के ऊपर आपको पीएसएक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर डेफिनिटली जाएँ, लेकिन पहले मैं कहता हूँ डायरेक्ट स्टॉक्स की जगह आप पहले दूसरे फ्लेवर्स ले लें और उसके बाद स्टॉक्स के अंदर जाएँ। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स, अगर आप बात करें तो बेसिकली ये समझ लें कि बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। 2 मेजर टाइप्स के, जो अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड होता है और जो मनी मार्केट बेस्ड म्यूचुअल फंड होता है। मनी मार्केट को हम डिस्कस नहीं कर रहे। मनी मार्केट के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, अगर उसको देखना है आपको जाके देख सकते हैं।
जो हाई इन्फ्लेशन ज़माना होता है जिसके अंदर आपके स्टॉक्स उस तरह से नहीं बढ़ रहे होते, तो आपको मनी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम जब आपको रिटर्न नहीं मिल रहे होते, जब स्टॉक मार्केट नीचे होती है, उस टाइम पे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर है इक्विटी बेस के अंदर, ताकि आपको इवेंचुअली जब जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाए तो आपको उसमें फ़ायदा हो। लेकिन इन एनी केस मैं लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स के ऊपर इन्वेस्ट करने को रिकमेंड नहीं करता अब। पहले मैं करता था, लेकिन अब मैं नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट उस तरह से ग्रो नहीं कर रही है। तो जब स्टॉक मार्केट ग्रो नहीं करेगी, तो म्यूचुअल फंड भी उस तरह से ग्रो नहीं करेगा। हाँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर अगर आप सही स्टॉक्स लेते हैं तो आपको डिविडेंड भी मिलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अगेन, म्यूचुअल फंड का फ़ायदा ये है कि आपको बहुत आराम से एंट्री मिल सकती है, ज़्यादा आपको स्टडी नहीं करना पड़ता। आपको एक फंड मैनेजर होता है जो आप उसके ऊपर रिलाय करते हैं, और वो आपकी बिहाफ़ के ऊपर फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा होता है। प्रॉब्लम ये होती है म्यूचुअल फंड के अंदर कि इसकी फीस जो पाकिस्तान में स्पेसिफिकली अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा होती है। समवेयर बिटवीन 3.5 टू 6% तक मैंने देखा है कि इनकी टोटल जो फीस होती है वो बनती है, जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। मैनेजमेंट फीस होती है, जिसके अंदर एंट्री लोड होता है, एग्जिट लोड होता है, जिसे फ्रंट एंड या बैक एंड लोड भी कहते हैं। इसके अलावा कॉग्निटिव लोड, और पता नहीं क्या-क्या सेल्स एंड मार्केटिंग, और पता नहीं क्या-क्या इसके अंदर इनके एक्सपेंसेस होते हैं। तो टोटल एक्सपेंस रेशियो टीईआर, ये देखना चाहिए म्यूचुअल फंड का, और वो मैंने देखा है 3.5 से समवेयर अराउंड 6% तक आपको पे करना पड़ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू बनती है। अगर आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ओवरऑल 6,000 रुपए तो आपको, या 5,000 रुपए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी फीस के अंदर पे करने पड़ जाएँगे। और एट टाइम्स दीज़ आर एनुअली चार्ज, और एट टाइम्स दे आर फ्रंट एंड एंड बैक एंड चार्ज, यानी कि वो हर एंट्री और एग्जिट के ऊपर चार्ज कर रहे होते हैं, या फिर कभी-कभी एनुअली चार्ज कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये फीस स्ट्रक्चर ज़रूर देखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड, स्पेशली जब आपकी स्टॉक मार्केट ग्रो नहीं कर रही है। इसके अलावा अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर इन्वेस्ट करना है, लेट्स से मुझे पावर सेक्टर में इंटरेस्ट है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सीमेंट सेक्टर के अंदर इंटरेस्ट है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या इसी तरह से मल्टीपल कोई लेट्स से हेल्थ केयर के अंदर मुझे इंटरेस्ट है तो मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो आपके पास इस तरह की मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं विद इन म्यूचुअल फंड, विद इन एक एएमसी। एएमसी कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, जो कि एक म्यूचुअल फंड चला रही होती है। तो मल्टीपल एएमसीज होती हैं, मल्टीपल उन एएमसीज के अंदर मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और उन म्यूचुअल फंड्स के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। लेट्स से एक सीमेंट का म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर लकी सीमेंट, चिराग सीमेंट, और पता नहीं जितनी भी सीमेंट की कंपनीज है वो डाल देंगे। बैंकिंग सेक्टर का म्यूचुअल फंड होगा तो उसके अंदर एचबीएल, एमसीबी, मीज़ान, एवरीथिंग दे विल इंक्लूड। इसी तरह से शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसके अंदर हर बैंक ऑलमोस्ट शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड निकाल रहा होता है। मीज़ान का बहुत मशहूर है शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट। तो आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं म्यूचुअल फंड के। और एक और बात, म्यूचुअल फंड के अंदर आप कभी भी पास्ट परफॉर्मेंस, ये तो खैर स्टॉक्स के लिए भी है, कि कभी भी पास्ट परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर हम आगे का उसका रिटर्न का अज्यूम नहीं कर सकते कि अच्छा, लेट्स से पिछले 2 साल में अच्छा रिटर्न दिया तो अगले 3 साल के अंदर भी उसी तरह से रिटर्न देगा, ये हम गारंटी नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ा-सा इसमें अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती है बिफोर सेलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड। अच्छा, म्यूचुअल फंड के अंदर एक और चीज़ ये है कि वॉरेन बफेट भी ये कहता है कि आप अच्छे से अच्छा हेज फंड मैनेजर ले लें, अच्छे से अच्छा म्यूचुअल फंड ले लें। वो कभी भी इंडेक्स फंड को या इंडेक्स को बीट नहीं करते ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये प्रूवन बात है। मतलब आप इतने महँगे-महँगे म्यूचुअल फंड के अंदर फीस भी दे रहे हैं, और फिर भी उसने इंडेक्स को बीट नहीं किया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इंडेक्स को बीट करना इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स को बीट करने का मतलब क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान की बात करें, और बाय द वे ये बात उन्होंने यूएस के लिए कही है, पाकिस्तान के लिए उतनी शायद वैलिड ना हो, लेकिन मैं एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बात बता रहा हूँ ये। इंडेक्स हम अगर बात करें तो इंडेक्स होता क्या है कि अगर स्टॉक मार्केट की वैल्यू देखी जाती है कि उसकी कितनी वैल्यू है, तो इस वक़्त अगर इंडेक्स हम देखें स्टॉक मार्केट का, तो तकरीबन 42,000 का है, और 2000 आई थिंक 17 के अंदर ये 52,000 53,000 तक पहुँचा था। तो ये अभी हम नेगेटिव में ही हैं इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम म्यूचुअल फंड भी, जितने भी म्यूचुअल फंड हैं वो भी अगर उस वक़्त से कंपेयर करें तो इस वक़्त नेगेटिव में ही होंगे। तो इसलिए, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स उसके अंदर विद इन दैट म्यूचुअल फंड या विद इन दैट इंडेक्स, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जो डिविडेंड के साथ, और जो उन्होंने अपनी प्राइस ग्रोथ ली होगी और सारी चीज़ें करते-करते वो इस वक़्त पॉजिटिव में होंगे। तो इस तरह से जो वॉरेन बफेट कहता है वो ये कहता है कि अगर अच्छे से अच्छे भी हेज फंड मैनेजर हो सकता है 1 साल अच्छा आपको रिजल्ट देते हैं, 2 साल अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली 10 साल के ऊपर अच्छा रिजल्ट देना, ये बहुत सारे फंड मैनेजर्स के लिए मुश्किल होता है, और बीट करना इंडेक्स को वो और ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी बात पे हम आते हैं इंडेक्स फंड के ऊपर। इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड बेसिकली आपका जो जो लेट्स से कराच पाकिस्तान की बात करें तो केसी 100 इंडेक्स है, या केएमआई 30 इंडेक्स है, जो कि शरिया कंप्लाइंट कंपनीज को ट्रैक कर रहा होता है। केसी 100 इंडेक्स कंप्लीट जो टॉप 100 कंपनीज है उनको फॉलो कर रहा होता है। इसी तरह से जो केएसई
ऑल शेयर इंडेक्स है जो कि सारी की सारी कंपनीज को फॉलो कर रहा होता है। तो इस तरह के इंडेक्सेस होते हैं जो कि मल्टीपल कंपनीज को फॉर्म करके बनते हैं। इंडेक्स भी उसको इंडेक्स फंड जो होते हैं वो उस इंडेक्स को ट्रैक कर रहा होता है। अब पाकिस्तान के अंदर इंडेक्स का अनफॉर्चुनेटली मसला ये कि 52,000 का या 53,000 का 2017 के अंदर इंडेक्स था और आज इस वक्त 42-43,000 का इंडेक्स मौजूद है। तो वो इंडेक्स फंड कभी भी उसके अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा ऐसी मार्केट में जो कि ग्रो ना हुई भी हो। तो इसलिए इसी तरह से KMI 30 इंडेक्स भी जो कि शरिया कंप्लाइंट कंपनीज का है, उसने भी उसी को फॉलो किया जिस तरह से नॉर्मल इंडेक्स ने किया। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग उसने उसी तरह से उसको फॉलो किया। अब अगर बात करें कि इंडेक्स फंड का फायदा क्या होता है, तो इंडेक्स फंड के अंदर फायदा सबसे बड़ा ये है कि म्यूचुअल फंड से कंपेयर टू, जैसे मैंने कहा था ना कि म्यूचुअल फंड के अंदर टोटल एक्सपेंस रेशियो आपका तकरीबन 6% तक जा सकता है। इंडेक्स फंड का जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है, मैं अभी देख रहा था कि मीज़ान KMI 30 इंडेक्स का जो TER है वो 1.71% है और जो AKD का इंडेक्स ट्रैकर फंड है वो 1.5% है। और पाकिस्तान में दो ही तरह के मुझे इंडेक्स फंड अभी तक नजर आए हैं जो कि ट्रू सेंस इंडेक्स फंड है। बाकी सारे किसी ना किसी सेक्टर को फोकस किए होते हैं या PSX को फोकस किए होते हैं। एज सच उनके नाम में कहीं इंडेक्स नहीं आ रहा होता। अब प्रॉब्लम ये एक और चीज एक तो ये कि इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया पाकिस्तान के अंदर, और दूसरा मसला ये कि मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर जिक्र भी किया था कि, बल्कि मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी इंडेक्स फंड के बारे में कि पाकिस्तान में इंडेक्स फंड का प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान में इंडेक्स फंड का प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो जो बाकी मुल्कों में देखा, बाकी ज्योग्राफीज में देखा, इंडेक्स फंड का जो ट्रैकिंग एरर है और ट्रैकिंग डिफरेंस है, ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है जो कि मैं एक अलग से दोबारा से फ्रेश वीडियो बनाऊंगा इंडेक्स फंड के बारे में। ऑल्दो कि अगर पुरानी वीडियो देखनी है तो मैंने यहाँ पर लिंक लगा दिया उसका। लेकिन जो ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। वो इतना ज्यादा होना नहीं चाहिए क्योंकि इंडेक्स फंड का मकसद ये होता है, जैसे मैंने म्यूचुअल फंड में बताया था ना आपको, कि फंड मैनेजर होता है जो कि देख रहा होता है सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स रखने हैं, कौन से निकालने हैं, जिसकी वजह से उसका हर महीने का उसकी जाहिर सी बात है सैलरी जाती होंगी और सारी चीजें होती होंगी। इंडेक्स फंड के अंदर एक रोबोटिक एक एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म होता है। उसमें फंड मैनेजर को कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि थोड़ा बहुत फंड मैनेज करना होगा कि कैश रिजर्व आपके रहें। तो उसके अंदर थोड़ा बहुत जो जो एरर आना चाहिए वो इसलिए आना चाहिए कि लेट से अगर 100 रुपए आपके मल्टीपल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो आपने कभी भी आपके पास 100 के 100 इंडेक्स में इन्वेस्टेड नहीं होने चाहिए। हो सकता है उसका 2 या 3% आप या ज्यादा, आई डोंट नो कि एग्जैक्ट क्या नंबर होना चाहिए, 2 या 3% आपके पास कैश रिजर्व होना चाहिए। लेट से कोई और इन्वेस्टर आ जाता है जो उसको रिडीम करना चाहता है, तो रिडम्पशन के टाइम के ऊपर आपके पास इतना लिक्विडिटी होनी चाहिए कि आप उसको पे आउट कर सकें। तो इसलिए थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस चल सकता है। इसके अलावा भी और रीजंस होते हैं, मैं उस अगली वीडियो में बात करूंगा जब भी मैं उसको बनाता हूं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर ट्रैकिंग एरर ट्रैकिंग डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। AKD का इंडेक्स ट्रैकर ले लें या मीजान का KMI 30 इंडेक्स का जो ट्रैकर है उसको ले लें, इसमें ट्रैकिंग एरर ट्रैकिंग डिफरेंस इतना ज्यादा है कि कोई उसका रीजन बनता नहीं है कि मैं उस इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करूं। हाँ, अगर इंडेक्स बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है, KC 100 इंडेक्स या KMI 30 इंडेक्स, फिर उसमें जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा वो शायद ओवरकम हो जाए, लेकिन एट द मोमेंट इतना अच्छा नहीं है। तो लेकिन इंडेक्स फंड ओवरऑल एक एक अच्छा फिनोमेना है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो फिर सबसे इजी, सबसे आंखें बंद करके इन्वेस्ट करने वाली चीज जो है वो इंडेक्स फंड है। अच्छा, एक चीज इंडेक्स फंड के बारे में, जब मैं TER की बात कर रहा था तो वहां पर मैंने बताया ना 1.5%, 1.7% इस तरह का TER पाकिस्तान में मिलता है। यही चीज अगर यूएस के अंदर देखें तो 0.25% के ऊपर मिलती है। तो इंडेक्स फंड बहुत चीपर है अगर बाहर की मार्केट्स के अंदर बात करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर वो एक्सपेंसिव है। तो अब ये पाकिस्तान का मसला है, हमारी मार्केट इतनी छोटी है कि वो वॉल्यूम्स उतने नहीं बन पाते कि AMCs अपने खर्चे निकाल सकें, इसलिए एक मसला ये भी है। ये सारी चीजें नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या ETFs के अंदर इन्वेस्ट करें, एंड देन गो टुवर्ड्स द स्टॉक्स। ETF के बारे में बात करते हैं अभी। ETF बेसिकली है क्या? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF के अंदर क्या होता है कि बेसिकली इसको आप म्यूचुअल फंड ही समझें, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। एक तो ये कि जितनी फ्रीक्वेंटली म्यूचुअल फंड्स अपने फंड्स के अंदर चेंजेस ला रहे होते हैं या उसके अंदर जो अपनी पोर्टफोलियो बैलेंस कर रहे होते हैं, वो ETFs के अंदर इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता है। नॉर्मली जो पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है या और बाहर भी, ETFs ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म लाइक 6 मंथ्स और या बियॉन्ड, या कभी कभी कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो लेट से महीने में भी करते हैं, लेकिन वो फिर उनके एक्सपेंस रेशियो अगेन बढ़ जाता है। जैसे JS का जो मोमेंटम फैक्टर ETF रिसेंटली लॉन्च हुआ था पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर वो हर महीने उसको चेंज करते हैं। बाय द वे, मैं उनकी दो तीन वीडियोस मैंने बनाई थी JS मोमेंटम ETF के ऊपर। उसके बाद उन्होंने
केसी की जो वेबसाइट है, पीएसएक्स की जो वेबसाइट है, उसके ऊपर उन्होंने अपनी जो पोर्टफोलियो रीएडजस्टमेंट की अपडेट है वो देना छोड़ दी है। और अगर किसी को पता है, ये वीडियो देख रहा है कोई, तो मुझे बताएं कि आपको पता है पिछले 3 महीने से या 2 महीने से एटलीस्ट मैंने उनकी कोई अपडेट नहीं देखी। इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा उसके लिए, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि क्या उनकी होल्डिंग है। मैं पिछला उनके जो जब से वो फंड लॉन्च हुआ था, तो मैं हर महीने ऑलमोस्ट उसको देख रहा था, मेरे पास इसका ट्रैकर मौजूद है। लेकिन जब से 2-3 महीने से उन्होंने अपनी अपडेट नहीं की है, तो उसको उसको ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है। इसी तरह जैसे मीज़ान का ईटीएफ है, वो आपको किसी भी अच्छी वेबसाइट पर जाएँगे तो आपको उसकी कंपोज़िशन नज़र आ जाएगी। हर 6 महीने बाद वो कंपोज़िशन चेंज करते हैं, वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसकी कोई वजह ये है ना कि हम ईटीएफ को ईटीएफ कहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ का मतलब ये है कि जो ये जो फंड की प्राइस है, ये आपकी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होती है और ये आप इंस्टेंटेनियसली एवरी डे आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। हर रोज़ किसी टाइम पर भी ट्रेड कर सकते हैं। इसमें ये ऐसा नहीं है कि आपको दिन के एंड का वेट करना पड़ेगा इसकी प्राइस का। आप आज 12 बजे चाहें, 2 बजे चाहें, 3 बजे चाहें, जब भी स्टॉक मार्केट खुली हुई है, आपको इसकी प्राइस मिल जाएगी और आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। ईटीएफ की फीस अपैरेंटली जो कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स, उससे थोड़ी-सी कम होती है। उसका अगेन रीज़न ये है कि ये बिल्कुल ही ऑटोमेटेड होता है और इसके अंदर कम से कम ह्यूमन इंटरैक्शन होती है। सिर्फ़ 6 महीने बाद जो बाय द वे जो ईटीएफ्स हर महीने चेंज होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है उनकी फीस ज़्यादा होगी, उनका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा। ये एक्सपेंस रेशियो वगैरह मैं एक लिंक लगा दूँगा, आप कहाँ से देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो डिफरेंट फंड्स का, वो मैं लिंक लगा दूँगा यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके देख सकते हैं। अच्छा, ईटीएफ का एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसके अंदर नॉन ब्रोकरेज अकाउंट के थ्रू अकाउंट खोला हुआ है, जो कि नॉर्मली लोग खोलते हैं, छोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो स्टॉक मार्केट के अंदर ब्रोकरेज अकाउंट जो खोलते हैं, वो बगैर किसी हेल्प के होता है। तो अगर ऐसा है तो आप उसके अंदर एसआईपी नहीं कर सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत आराम से, या इंडेक्स फंड के अंदर आप बहुत आराम से एसआईपी कर सकते हैं। आप चाहते हैं हर महीने ₹2000, ₹5000, ₹10,000, ₹20,000, ₹50,000, जितने भी आप चाहते हैं एक फंड के अंदर हर महीने इन्वेस्ट करते रहेंगे। वो आप उसमें आराम से अपने बैंक अकाउंट में इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं और डायरेक्ट डेबिट भी कर सकते हैं। लेकिन ईटीएफ क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उसके अंदर आप हर महीने आप बोलें कि एक एक लॉट मुझे मिल जाए, या एक लेट्स से ₹5000 का मैं ईटीएफ खरीद लूँ। हर महीने ऐसा नहीं कर सकते, ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा, अनलेस आप किसी ब्रोकरेज हाउस के अंदर किसी रिलाय करें किसी हेल्प की, और वो आपको सर्विस दे रहे हैं और आप उनको बोलते हैं कि हर महीने मेरे साथ ये करना है, तो वो फिर आपके लिए कर देंगे। लेकिन उसके लिए ऑफ कोर्स आपको अलग से फीस पे करनी पड़ेगी। सो इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? तो मैं ये कहूँगा, एज़ आई सेड बिफोर एज़ वेल, कि आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट या म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। कुछ अरसे उसमें इन्वेस्टमेंट करें, देखें कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रही है। जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो किन-किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने परसेंटेज से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर उन स्टॉक्स की मूवमेंट से आपके म्यूचुअल फंड की नैव के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। 6 महीने तक इस चीज़ को वेरीफ़ाई करें, इन्वेस्ट करते रहें थोड़ा-थोड़ा अमाउंट, और उसके बाद जब आपको समझ में आने लगे, तो फिर आप इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड के बाद आप ईटीएफ के ऊपर जा सकते हैं। ईटीएफ थोड़ा-सा ज़्यादा, क्योंकि उसमें आपको ब्रोकरेज अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो उसके अंदर ईटीएफ के अंदर भी जा सकते हैं। एंड देन आफ्टर दैट, जब आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाए, तो मैं कहता हूँ कि कुछ 8-10 महीने बाद, साल बाद, आप स्टॉक मार्केट में के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। उसमें भी थोड़ा-सा वेट करें, हल्के-हल्के करके इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान के अंदर मैं इसलिए कहता हूँ, वरना तो जो लोग यूएस में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए तो बेस्ट ये है कि इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करते रहें, और वो इवेंचुअली ग्रो करेगा। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि पिछले 5 साल के अंदर हमने इंडेक्स की ग्रोथ नहीं देखी है, इसकी वजह से स्टॉक्स के अंदर इवेंचुअली हमें जाना पड़ता है। बेहतर ये है कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स लें, बेहतर ये है कि वो स्टॉक्स लें जो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ले रहे हैं और उनके डिविडेंड्स भी आते हैं। तो आपको एक पीस ऑफ माइंड होगा कि जो लोग इतने फाइनेंशियली एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर, ऑल्दो कि ये एक डिबेटेबल सेंटेंस है, लेकिन फिर भी जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, अगर वो लोग इसको सेलेक्ट कर रहे हैं और मल्टीपल लोग उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी डिविडेंड पेइंग पिकिंग स्टॉक्स मैं किस तरह पिक करता हूँ, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया। मैं यूएस के स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट करता हूँ, बीइंग इन द यूएई, और वो मैं कैसे करता हूँ, अगर आपको करना है तो $2500 की इन्वेस्टमेंट पे $50 का आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। यहाँ पर मैंने लेटेस्ट वीडियो लगाई है, जो मैंने सर्वा के अंदर इन्वेस्टमेंट की और उसका क्या स्टेटस रहा है। इसके अलावा मैंने कॉमन बैंकिंग मिस्टेक जो हम लोग करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया, आप जरूर जाके देखें कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको लाजमी अवॉइड करना है। कैसी लगी वीडियो, प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।